हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? राधे राधे, राधे राधे। सब ठीक है? हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इसके पहले भी वीडियो आ चुका था, लेकिन वो पूरा अपलोड नहीं हुआ था और उसमें लाइट की समस्याओं की वजह से मतलब राइटिंग भी क्लियर नहीं दिख रही थी। हाँ, तो ये अच्छा मतलब कोशिश की गई है कि अच्छी तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाए। हाँ, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ा-सा इम्प्रूव भी किया गया है। मतलब इस बार कुछ अलग चीज़ें जोड़ी गई है इस चैप्टर में मेरे द्वारा, जानकारी के हिसाब से, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, शुरू करें? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो क्लास 9 का पहला चैप्टर है और चूंकि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो इससे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो फ्रांस कंट्री में हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि फ्रांस कहाँ है, फ्रांस की स्थिति क्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फ्रांस के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अबाउट फ्रांस, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अबाउट फ्रांस, देखिए फ्रांस जो है वो वेस्ट यूरोप का सबसे बिगेस्ट कंट्री है। मतलब फ्रांस कहाँ सिचुएटेड है? वेस्ट यूरोप में। मैं लिखता हूँ बिगेस्ट कंट्री ऑफ वेस्ट यूरोप। ओके, ठीक। दूसरी बात जो है, इसकी कैपिटल तो फेमस कैपिटल है, आप सभी को पता है, पेरिस। कैपिटल इसका पेरिस है, कैपिटल पेरिस है, जो फेमस है फैशन के लिए और सबसे ज्यादा फेमस है एफिल टावर के लिए। बहुत लोग वहां पे घूमने जाते हैं, एफिल टावर को देखने जाते हैं, फोटो शूट करते हैं, कई प्रेमी जोड़े जाते हैं, जैसे ताजमहल में हमारे यहाँ आते हैं ताजमहल देखने के लिए, ऐसे एफिल टावर फेमस है उसके लिए। लिख देता हूं मैं, फेमस फॉर एफिल टावर, फेमस फॉर एफिल टावर। फैशन के लिए भी फेमस है, फैशन भी लिख देता हूं। ओके, नोट नहीं करना है आपको, नोट्स इसका मिल जाएगा, नोट बिल्कुल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेंबर ऑफ ईयू है, मेंबर ऑफ ईयू। ईयू कहने का मतलब है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन एक कुछ देशों का ग्रुप है, उसी में ये मेंबर है, उसका ये मेंबर है। 25 मार्च 1957, 25 मार्च 1957 को ये मेंबर बनता है। अगली चीज जो बता दूं वो ये है कि ये फाउंडर मेंबर है यूएन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मेंबर है, फाउंडर मेंबर ऑफ यूएन, यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब बात ये है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मेंबर है और उसमें भी खास बात अगर देखी जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में मात्र 5 देश आते हैं, मात्र 5 कंट्री आते हैं और इन पांचों देशों को वीटो पावर प्राप्त था, वीटो पावर प्राप्त था। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं, इसको एक ट्रिक के द्वारा हम देख सकते हैं।
ट्रिक है फ्रेश। फ्रेश ट्रिक जो है वो क्लियर करता है हाउ मेनी कंट्रीज इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। फ्रांस इज ऑल्सो अ फाउंडर मेंबर ऑफ यूएनओ एंड क्लियर दैट इन फ्रेश एफ फ्रांस आर रूस ए अमेरिका सी चाइना ई इंग्लैंड। देखिए ये पावरफुल कंट्रीज है वर्ल्ड के। फ्रेश में फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, ये पांचों लोग सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं और इनको वीटो शक्ति प्राप्त है यूएनओ में। ठीक है क्या? हाँ, अगले बात करते हैं। गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, संसदीय गणतंत्र है। गवर्नमेंट का जो टाइप है यहाँ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। देखिए बहुत चीजें हैं यहाँ से, बंधुता, समता, ये सारी चीजें फ्रांस से ली गई हैं। इसके बाद फ्रांस में भी सेकुलरिज्म है, इंडिया में भी सेकुलरिज्म है, बहुत चीजें मैच करती हैं। हम इन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर बात करेंगे तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा और उसका 9th के उद्देश्य से कोई उतना जरूरी नहीं है, तो हम सिर्फ चैप्टर पे फोकस करेंगे। ये मैंने एक्सटर्नल चीजें कुछ बता दी। अब दो चीजें और है, एरिया पे बात कर लेते हैं और पॉपुलेशन पे बात कर लेते हैं। हाँ, एरिया और पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। एरिया है इसकी अबाउट 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात करें तो 6 मिलियन होना चाहिए, 6 करोड़। हाँ, 6 करोड़, 6 करोड़। देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जानने वाली है वो यही है कि फ्रांस की बाउंड्री किन किन देशों से लगी है। क्योंकि फ्रांस की बाउंड्री जब क्लियर हो जाएगी ना, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर आप बाउंड्री क्लियर कर लेते हैं तो क्लास 10th का जो चैप्टर है फर्स्ट, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें बाउंड्री उससे लगे देश जो हैं उनकी भूमिका, उनकी रोल पढ़ने में आएगी आपको कि नेशनलिज्म इन यूरोप में फ्रांस के नेबर कंट्री जो है, पड़ोसी देश जो हैं, वो कैसे भूमिका निभाते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम जान लेंगे तो अच्छा रहेगा यहीं पे कि बाउंड्री इसकी किसके किसके साथ है। तो यहाँ पे बाउंड्री की एक बार चर्चा कर लेते हैं, यही चर्चा कर लेते हैं बाउंड्री की। बाउंड्री की चर्चा कर ले बाबू। बाउंड्री इसका बेल्जियम से लगेगा, यूके से लगेगा, यूनाइटेड किंगडम से, लग्जमबर्ग से लगेगा, इटली से लगेगा बाबू। ठीक है, इटली से लगेगा, स्पेन से लगेगा, एंडोरा से लगेगा, स्विट्जरलैंड से लगेगा, स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, मोनाको से लगेगा। हाँ ठीक है, एक और है जर्मनी से लगेगा, जर्मनी से। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, फ्रांस की बाउंड्री लगती है बेल्जियम से, यूके से, लग्जमबर्ग से, इटली से, स्पेन से, एंडोरा से, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, मोनाको से। और नेशनलिज्म इन यूरोप में इनमें से पढ़ने वाले जो देश है वो इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आएगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आएगा, स्पेन का भाग पढ़ने को आएगा। ये बेल्जियम जो आएगा वो आपके क्लास 10th के पॉलिटी में पहला चैप्टर आएगा, पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर आएगा, पावर शेयरिंग के अंतर्गत पढ़ने को आएगा। जर्मनी, स्पेन, इटली, यूके भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, तो क्लियर होगी। एक बार और रिपीट कर दूं आपको, फ्रांस जो है वो वेस्ट यूरोप का सबसे बिगेस्ट कंट्री है।
इसकी राजधानी पेरिस है, जो फेमस है एफिल टावर के लिए, फैशन के लिए फेमस है। मेंबर ऑफ ईयू है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। 25 मार्च 1957 को मेंबर बनता है। फाउंडर मेंबर ऑफ यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मेंबर है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में ये शामिल है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, जो इसे खास बनाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्रीज हैं, जिसे ट्रिक मैंने दिया फ्रेश, एफ से फ्रांस, आर से रसिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, गवर्नमेंट जो इसकी है पार्लियामेंट रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। एरिया 5.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन 6 करोड़ है। बाउंड्री क्लियर हो गई। बाउंड्री बेल्जियम, यूके, लग्जमबर्ग, इटली, स्पेन, इंडोरा, स्विट्जरलैंड, मोनाको, जर्मनी से लगती है। तो ये चीज अब नोट कर सकते हैं आप, जल्दी कीजिए। ये फ्रांस से जुड़ी जानकारियां थी। अब आपके पास फ्रांस की एक अच्छी खासी जानकारी है। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की बाउंड्री किसके साथ लग सकती है। अब हम चैप्टर पे चलेंगे कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुए, क्या स्थिति थी वहां की सोसाइटी की, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, देखिए 1774 का टाइम है। 1774 लुइस 15 की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। लुइस 16 राजा बनता है। लुइस 16 ठीक है, राजा बनता है। ये बोर्बो डायनेस्टी का शासक बनता है। ये बोर्बो डायनेस्टी फैमिली से आता है और इसमें इसकी उम्र जो है वो 20 ईयर्स है। ये इसमें शादी करता है ऑस्ट्रेलिया के प्रिंसेस से, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। नाम है मैरी एंटोइनेट, यही है ना, मैरी एंटोइनेट। एंटोइनेट स्पेलिंग ठीक है, एंटोइनेट है, हाँ एंटोइनेट ठीक है। तो 1774 ईस्वी में 20 साल की उम्र में लुइस 16 राजा बनता है। लुइस 15 के मरने के बाद शादी करता है किससे, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, जिसका नाम है मैरी एंटोनेट। और समझ गए। जब ये बेचारा शादी करके बैठता है थ्रोन पे, गद्दी पे, तो ये पाता है कि इसका जो राजकोष है, ट्रेजरी जो है, राज्य का खजाना है, वो पूरी तरीके से खाली है। बताइए, आप शादी करके घर में लौटे और आपको पता चले कि आपके घर में खाना ही नहीं है, कल से पीने के लिए पानी नहीं है, पैसे ही नहीं है कि आप अपनी सुविधाओं को ठीक कर सकें, तो कैसा लगेगा। ये बौखला सा जाता है। तब क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में ये आता होगा कि पहले ये तो जान ले कि आखिर खजाना खाली कैसे होगा। क्या एम्प्टी ट्रेजरी के बिहाइंड रीजन क्या था। टॉपिक ये लिखते हैं कि रीजन बिहाइंड द ट्रेजर एम्प्टी, रीजन बिहाइंड द ट्रेजर एम्प्टी। मतलब ये बेचारा जब बैठता है गद्दी पे, इस टाइम इसका जो ट्रेजरी है वो खाली क्यों होता है। इसके 2 कारण है। फ्रांस जो है वो लंबे समय से युद्ध लड़ रहा था, लंबे समय से युद्ध का शिकार हो गया था। और दूसरा काम इसने किया था कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 13 कॉलोनीज को इसने ब्रिटेन से आजाद कराने में मदद की थी। उसके लिए भी इसने कर्ज ले लिया। आगे देखते हैं कितना कर्ज लिया था। फिलहाल जान लिया रीजन बिहाइंड द ट्रेजरी एम्प्टी के पीछे रीजन यही है, लॉन्ग
रीजन 1 लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, लंबे समय से चले युद्ध। दूसरा कारण है, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जानते हैं, जिसमें राजा रहता है, वर्साई का पैलेस, वर्साई का महल है, उसके मेंटेनेंस के लिए, शानो शौकत के लिए इतने रुपये खर्च होते हैं हर दिन, हर महीने, हर साल, जिसकी भरपाई करना बड़ी मुश्किल होती है। तो एम्प्टी ट्रेजरी के पीछे बाबू मात्र 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, लंबे समय से युद्ध चल रहा है। दूसरा कारण बाबू क्या है, मेंटेनेंस है, किसका, वर्साई पैलेस का। ठीक है, लिख देता हूं, मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ पैलेस, पैलेस महल, ठीक है, ऑफ वर्साई। देखिए ये मेन रीजन थे दोनों, लेकिन इसमें सबसे प्रभावी रीजन ये ही था, तो बहुत खर्चा आता था। ठीक है, तो रीजन बिहाइंड द ट्रेजरी एम्प्टी, पहला लॉन्ग ईयर ऑफ वार, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ पैलेस। हमने इतना जाना कि 1774 में 20 इयर्स के एज में लुइस 16 राजा बनता है। वो शादी करता है ऑस्ट्रेलिया के प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से, और तभी पाता है कि ट्रेजरी एम्प्टी है। ट्रेजरी एम्प्टी के पीछे का कारण है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ द पैलेस ऑफ वर्साइल। हाँ क्या, हाँ, ये एनसीईआरटी की जब हिंदी बुक पढ़ेंगे तो उसमें बुर्बो डायनेस्टी देगा, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए बेहतर है कि आप कह सकते हैं लुइस 16 बुर्बो डायनेस्टी से की फैमिली से था। ठीक है, बात खत्म। तो अब हाँ ये नोट कर लीजिए, ये इतना नोट कर लीजिए, ये रीजन बिहाइंड, यही नोट्स हो जाएगा आपका। ये नोट्स का मतलब क्या है, शॉर्ट होना चाहिए, वैसे नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट है, आप लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ो, अब हम चर्चा करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिटा लेते हैं। हो गया। अब जानते हैं कि 18th सेंचुरी के दौरान फ्रांस की सोसाइटी किस रूप में थी, कैसी थी, सोसाइटी के फॉर्मेशन के साथ टॉपिक डालते हैं। फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने बताया, पहले ही आपको बताया कि लुइस 16 के द्वारा फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनियों को, जो ब्रिटेन के कॉलोनी थे, ब्रिटेन का कब्जा हो गया था, उनको इंडिपेंडेंसी दिलवाई और स्वतंत्रता दिलवाई, जिसमें इसको बड़ा खर्च हुआ। लिखता हूं, फ्रांस ने क्या क्या 13 अमेरिकन कॉलोनी, यूएसए कॉलोनी, कॉलोनी को क्या किया, ब्रिटेन से क्या किया, ब्रिटेन से इसको क्या किया, इंडिपेंडेंस मिले, इंडिपेंडेंस मिला, मतलब आजाद हो गया। देखिए इसको आजाद कराने में इसके ऊपर 10 कितना, हाँ 10, हाँ थोड़ा भूल रहा हूं मैं, 3 अरब लिबरे का कर्ज हो गया। इसको आजाद कराने में कितना कर्ज होता है, डेब्ट कितना होता है, डेब्ट 3 अरब लिबरे।
देखिए लिवरे जो है वहां की करेंसी रही है। 1794 में इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। इसके पहले लिवरे ही वहां की करेंसी थी, 1794 में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, तो फ्रांस से 13 कॉलोनियों को आजाद कराने में इसे 10 अरब लिवरे का कर्ज हो गया, और पहले से इस बेचारे के पास 2 अरब लिवरे का कर्ज था। 2 अरब लिवरे का कर्ज था। बताइए कितना होगा? टोटल 12 अरब। ठीक है, अब जिन्होंने इससे कर्ज दिया था, ठीक है, वो इस पे 10% का इंटरेस्ट मांगने लगे। ये जो लेंडर थे जिन्होंने इसे कर्ज दिया था, ये इस पे 10% इंटरेस्ट मांगने लगे। देखिए कंडीशन क्या है, बच्चा राजगद्दी पे बैठा, ट्रेजरी खाली है, एक तो अपना पूरा ट्रेजरी खाली, दूसरा की कर्ज ले रखा है, 10 अरब लिवरे लिया है ब्रिटेन के से यूएसए के 13 कॉलोनी को आजाद कराने के लिए, दूसरा 2 अरब लिवरे इसके पास पहले से कर्ज है। अब जिसने लेंडर जिसने कर्ज दिया है वो इस पे 10% इंटरेस्ट मांग रहा है। ये कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए। इसके बाद पैलेस, मैंने बताया वर्साई के पैलेस के मेंटेनेंस के लिए चाहिए। फिर राजा है तो शान शौकत तो चाहिए, पूरा वो राजा का, फिल्मों में देखते होंगे पंखा उंखा, बड़े बड़े विद्वान सब, नर्तकी, मंत्री, सारी चीजें अच्छी, अच्छे पोशाक, अच्छे भोजन, सब पे तो खर्चा लगेगा। ये खर्चा आएगा कहाँ से भाई? सोचिए खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा मेंटेन करने के लिए तो इसके पास एक ही ऑप्शन था, वहां के सोसाइटी के ऊपर टैक्स लगाना। टैक्स लगाएगा क्योंकि पैसे का सोर्स तो टैक्स ही है। तो अब टैक्स ये किस पे लगाएगा, कौन देते हैं टैक्स, इसको जानने के लिए ये जरूरी है कि सोसाइटी में कौन कौन लोग रहते हैं। तो सोसाइटी के पूरा फॉर्मेशन समझते हैं कि वहां पे कौन कौन लोग रहते हैं। ये समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना क्यों जरूरत पड़ा टैक्स लगाने के लिए? तो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स की चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, ये ठीक है, मिटा देता हूं। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स की चर्चा कर लेते हैं। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स की चर्चा कर लेते हैं। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स मतलब, स्टेट्स कहने का मतलब यहाँ 3 स्टेट्स में लोगों को बांटा गया था इस सोसाइटी में। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, ओके, देख लेते हैं कि वहां की सोसाइटी कैसे बटी थी। सबसे ऊपर जो लोग थे वो थे क्लर्जी। क्लर्जी, ये फर्स्ट स्टेट के लोग थे। फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जी। ठीक है, ठीक है। सेकंड स्टेट में थे नोबिलिटी। सेकंड स्टेट में थे नोबिलिटी। हम बारी बारी से बात करेंगे, नोबिलिटी कौन है, क्लर्जी कौन है। थर्ड स्टेट में 3 लोग थे। थर्ड स्टेट को तीन भाग में वर्गीकृत किया गया था। इसमें सबसे ऊपर जो लोग थे वो थे बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन है ना, बिग बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, इसमें पढ़े लिखे तबके के लोग थे। मर्चेंट, मर्चेंट, लॉयर, लॉयर था, और कौन थे बोलो?
कोर्ट ऑफिशियल थे, हाँ कोर्ट ऑफिशियल थे। ठीक है, ये देख लीजिए, थर्ड स्टेट 3 भागों में बटा था। इसके बाद इससे कम पीजेंट्स, जैसे जैसे नीचे जाऊंगा इनकी इनकी मतलब जो स्टेटस है वो कम होती जाएगी। पीजेंट्स आर्टिसंस, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। अब चर्चा जब इस पे करेंगे ना तो पूरा सोसाइटी समझोगे आप लोग। पीजेंट्स एंड आर्टिसन, लास्ट वाला जो है वह स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। स्मॉल पीजेंट्स, स्मॉल, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में नहीं आ रहा होगा, हाँ नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है। देखिए ये थर्ड स्टेट को 3 भागों में बांटा गया, ये पहला भाग है, ठीक है। दूसरा यहाँ लिख देते हैं, दूसरा यहाँ लिख देते हैं। दूसरा में आएगा पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, आर्टिसंस, ओके। देख लीजिए ये थर्ड स्टेट का 3 भाग है। पहला यहाँ है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर, कोर्ट ऑफिशियल्स, और दूसरा है पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। तीसरा यहीं पे कर देता हूँ। तीसरा में है स्मॉल पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, लेबर, लेबर्स, लेबर्स हो गए, लेबर्स हो गए, लैंडलेस लेबर लिख देते हैं, इनके पास भूमि नहीं थी, लैंडलेस लेबर, लैंडलेस लेबर आपके बुक में है, देख लीजिएगा, लैंडलेस लेबर। और तीसरा है सर्वेंट्स, ठीक है, सर्वेंट्स। ये रही सोसाइटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। थर्ड स्टेट्स में बटा था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी। थर्ड स्टेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहले में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिसर। दूसरा है पीजेंट्स और आर्टिसंस। तीसरा है स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। ठीक है, समझ गए। देखिए फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी की बात कर लेते हैं। देखिए क्लर्जी जो थे वो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, ठीक है, चर्च के, ठीक है, ये चर्च के पुजारी होते थे, ठीक है, प्रीस्ट होते थे। इनको बाई बर्थ प्रिविलेज, बाद में बात करते हैं। अभी नोबिलिटी, नोबिलिटी में वही थे, राजा आएंगे, नोबिलिटी में किंग आएंगे, क्वीन, लॉर्ड्स, किंग, क्वीन, प्रिंसेस, प्रिंसेस, प्रिंसेस आदि आएंगे, अरिस्टोक्रेसी भी आएगा, कुलीन तंत्र, ठीक है। देखिए क्लर्जी का मतलब है चर्च का प्रेस्ट, ठीक है, बाइशॉप भी हो सकते हैं, इसमें बहुत लोग थे, ठीक है। नोबिलिटी का मतलब किंग, क्वींस, प्रिंसेस, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ क्लर्जी में कौन कौन आएगा, क्लर्जी में चर्च का पुजारी, ठीक है। नोबिलिटी में राजा, रानी, प्रिंसेस आदि लाए, उसमें के सारे लोग आएंगे जो वहां पे बैठते हैं, बड़े लोग। थर्ड स्टेट में पहला है बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स। इसके बाद दूसरे लेवल पे है पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। तीसरे लेवल पे स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, इनके पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो पूरे पॉपुलेशन में यहाँ पीजेंट्स जो हैं उनका पॉपुलेशन 90% है। सर पीजेंट्स 90% है, बाकी 10% में होल पूरा, समझ रहे हैं ना। सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, पीजेंट, 90%। चलिए लेकिन पॉपुलेशन इनका ज्यादा है, लेकिन भूमि इनके पास नहीं है। लैंडलॉर्ड कौन है यहाँ पे पता है, पूरा क्षेत्र जितना है फ्रांस का उसका 60% लैंड,
60% लैंड ऑफ फ्रांस किसके पास है पता है? 60% लैंड क्लर्जी के पास है, फर्स्ट एस्टेट नोबिलिटी के पास है, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के जो रिचेज लोग हैं उनके पास है। मतलब ये पहला वाला जो है बिग बिजनेसमैन, देखिए ये लोग मतलब समझिए पूरी पॉपुलेशन का 90% कौन लोग हैं? पीजेंट्स हैं, किसान हैं, लेकिन इनकी अपनी भूमि नहीं है। पूरे क्षेत्रफल की, पूरे एरिया का सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है? 60% लैंड मात्र 3 लोग पकड़ के बैठे हुए, कलर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के रिच मैन, सब बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिसर। ये कैसे रिच हुए हैं ये भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सोसाइटी पूरा समझ गए। 3 स्टेट्स में बटा है। फर्स्ट स्टेट कलर्जी जो पेस्ट चर्च का है, नोबिलिटी में किंग, क्वीन, प्रिंस ये लोग आते हैं। थर्ड स्टेट को 3 भागों में बांटा गया है। पूरी पॉपुलेशन का 90% पीजेंट्स हैं और उनके पास अपनी भूमि नहीं है। पूरी भूमि का 60% मात्र 3 लोगों के पास है, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट्स के रिच पर्सन के पास। पूरा समझ गए। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को यहां लिखता हूं, कहां लिखूं? फर्स्ट और ये सेकेंड स्टेट जो है दोनों को प्रिविलेज बाय बर्थ ये टैक्स नहीं देंगे, नो पेड टैक्स, ये टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, ये टैक्स नहीं देंगे। सारा टैक्स जो अगर लगेगा वो टैक्स किसके ऊपर लगेगा? थर्ड स्टेट्स के ऊपर। अब थर्ड स्टेट में टैक्स से ये भी वंचित नहीं रहेंगे जो बिजनेसमैन है, रिचर मैन लोग हैं। सारा टैक्स जो राजा के द्वारा लगाया जाएगा वो सारा टैक्स किसके लगेगा? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों पे। समझ रहे हैं? ना फर्स्ट स्टेट ना सेकंड स्टेट, इनको प्रिविलेज मिला है बाय बर्थ से, ये लोग टैक्स नहीं भरेंगे, ये टैक्स लेंगे, ठीक है। सारा टैक्स किस पे लगेगा? थर्ड स्टेट के लोगों पे। समझ गए? तो अगर उसे अपने पैलेस की मेंटेनेंस के लिए या डेब्ट चुकाने के लिए टैक्स बढ़ाना हो तो किसके ऊपर बढ़ेगा? थर्ड स्टेट के ऊपर। और थर्ड स्टेट में कुछ लोग रिच हैं, भूमि भी उनके पास नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या है उनके पास। अब देखते हैं टैक्स कितने प्रकार के लगाए जाते हैं, मिटा दें? ओके। अब बात करते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के लिए जाएंगे। टैक्सेज की बात कर रहे हैं, कौन कौन से टैक्स जाएंगे। एक टैक्स है टाइड, बोलेंगे इसको, क्या लिख देता हूँ, टाइड पड़ेगा इसको, टाइड टैक्स है। ये कौन लेगा? ये चर्च के द्वारा लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? पीजेंट से। किससे? पीजेंट से। कितना हिस्सा होगा? जितना ये लोग एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करेंगे उसका 10% होगा। कितना परसेंट? 10% पीजेंट से लेंगे। तो टाइड टैक्स कौन लेगा? चर्च लेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कितना? 10%, ठीक है। दूसरा है टाइल, इसको पढ़ लेंगे टाइल। ये कौन लेगा? ये नोबिलिटी लोग लेंगे। कौन लेंगे? मतलब डायरेक्टली स्टेट्स को दिया जाएगा। ये ऑल मेंबर्स देंगे, ठीक है, ऑल मेंबर्स को ये देना होगा, थर्ड स्टेट के ऑल मेंबर्स, ठीक है, स्टेट को दिया जाएगा, ठीक है। बात समझे कितने प्रकार के टैक्सेस हैं? टाइड है जो चर्च को देना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 10% देना है, किसान देंगे। दूसरा है टाइल, ये सीधे स्टेट को देना है।
ऑल मेंबर्स थर्ड स्टेट के देंगे, ठीक है। और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेज भी लगे हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेज लगे। इनडायरेक्ट टैक्सेज कहने का मतलब है कंजप्शन ऑफ गुड्स, डेली के वस्तुओं के ऊपर, जैसे तंबाकू हो गया, टोबैको पे हो गया, और साल्ट पे हो गया, जो एवरीडे आप कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन ऑफ गुड्स एवरीडे, ठीक है। तो ये टैक्सेज के भी टाइप्स हो गए। हाँ, वो ये चीजें आप समझ गए, सोसाइटी का क्लासिफिकेशन समझ गए, टैक्स किसके ऊपर लगेगा ये समझ गए, कितने प्रकार के टैक्स लगेंगे ये भी समझ गए। अब वहां की स्थिति की बात कर लेते हैं। स्थिति की बात जब करेंगे, इसे मिटा लें, मिटा लेते हैं। हाँ, नोट कर ली, ठीक है। स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, फ्रांस का जो पॉपुलेशन है, फ्रांस का पॉपुलेशन, फ्रांस का पॉपुलेशन है 23 मिलियन रहता है, 23 मिलियन रहता है 1715 में, 1715 कितना, 23 मिलियन, और ये हो जाता है 28 मिलियन, 28 मिलियन 1789 में, ठीक है, 1789 में। अब बताइए, जनसंख्या इतना बढ़ गया तो फूड ग्रेन की भी जरूरत पड़ेगी, खाने के लिए भोजन चाहिए, क्षेत्रफल उतना ही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ही है, और पॉपुलेशन तो पूरा बढ़ गया फ्रांस का। कितना बढ़ा है भाई, 5 मिलियन बढ़ा है, 5 मिलियन बढ़ा है। तो अब देखिए, प्रोडक्शन उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ गया, फूड ग्रेन इंक्रीज होना चाहिए, टैक्सेज वैसे ही लदे हुए हैं, तो कैसी स्थिति आ जाएगी, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव की स्थिति आ जाएगी। मतलब जीने के लिए भी अब स्ट्रगल करना पड़ेगा, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, मतलब जीने के लिए अब सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, डिमांड जब बढ़ गया, किसी चीज का डिमांड जब ज्यादा हो जाता है तो प्राइस भी ज्यादा हो जाता है, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा। याद है आपको, जियो का फोन जब आया था, फ्री था कि नहीं, डिमांड ज्यादा हुआ तो देखिए आज प्राइस भी ज्यादा हो गया। सेम कंडीशन है भाई, डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़े, किसके, ब्रेड के प्राइस बढ़े। तो देखिए, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, लेकिन वेजेज, मजदूरी जो उनको मिल रही है लेबर्स को, वेजेज एकदम क्या है, फिक्स है। डिमांड बढ़ गया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, खाने की लाले पड़ गए, ब्रेड प्राइस पूरा बढ़ गया, खरीद नहीं पाते थे, वेजेज उतना ही था। तब आती है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है समझाऊं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस अब समझ लेते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस से पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, बात ये है, डिमांड बढ़ गया है, ब्रेड प्राइस भी बढ़ गया है, वेजेज सेम है, उतना ही है। इसके बाद और बुरा दिन आता है, ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा, अब क्रॉप भी फेल,
क्रॉप भी फेल, अब तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे, क्रॉप फेल कर गया, वेजेज बढ़ ही नहीं रहे हैं, जनसंख्या बढ़ गई, ब्रेड के प्राइसेज बढ़ गए, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। अब ये जो है वो किसको बढ़ावा देता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस को लीड करता है, ठीक है। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है, यहां लिखता हूं, एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एन एक्सट्रीम सिचुएशन मतलब ऐसी विकट स्थिति, ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो मिनिमम नीड है वो भी ना मिल पाए, तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। ओके, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ, वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ, बेसिक मीन्स ऑफ livelihood, livelihood, livelihood are endangered, are endangered, endangered। मैंने समझा ना, सबसिस्टेंस क्राइसिस वैसी क्राइसिस है जिसमें एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, खाने की जो, जीने के लिए जो न्यूनतम वस्तु है उनकी भी पूर्ति ना हो सके, तो वो है सबसिस्टेंस क्राइसिस। ओके, समझ गए। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। कल बात करेंगे कि कैसे कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, दैट्स ऑल गाइस।